सुपर न्यूज़ में आज हमारे साथ हैं विजय कुमार, समस्तीपुर प्रखंड क्षेत्र संख्या 12 जिला परिषद के उम्मीदवार। विजय कुमार जी, आपका तेवर न्यूज़ में स्वागत है। जी धन्यवाद। पहला सवाल ये है आपके लिए विजय कुमार जी के आपके जिला परिषद क्षेत्र में कितनी पंचायत है और वोटर कितने हैं? जी, मेरे क्षेत्र में 5 पंचायत हैं, जिसमें बिशनपुर, हकीमाबाद, मुर्दीवा, केवश निजामत एवं छतौना है। इन सभी पंचायतों को मिलाकर लगभग 31,000 वोटर हैं। आपने चुनाव लड़ने का फैसला क्यों किया? जी, मैंने सबसे पहले इन चीज़ों को देखा जब मैं इन क्षेत्रों में गया, या मैं इससे पहले जो मैं पेशे से शिक्षक हूँ, जब मैं पढ़ाता था, बच्चे जब गांव से पढ़कर आते थे, मैट्रिक पास करके इंटर में आते थे, जब उनकी स्थिति देखता था तो मुझे लगता था जो भाई सब कुछ स्कूल में व्यवस्था है, सरकार की सारी योजनाएं हैं, उन्हें किताब दी जाती है, शिक्षक पूरी है, बिल्डिंग अच्छे हैं, पोशाक दी जाती है, उन्हें भोजन दी जाती है, फिर भी उनकी शिक्षा की स्थिति अच्छी नहीं, ऐसा क्यों है? तो इसके लिए मैं इन पंचायतों में जाकर देखा जो आखिर ऐसा क्यों क्या है जो इसके कारण जो है इनका जैसे लेवल गिरा हुआ है। जब मैं वहाँ गया तो पता चला जो सब कुछ है, अगर नहीं कुछ है तो वो है जो शिक्षा ठीक से नहीं दी जाती है। तो ऐसा नहीं है जो शिक्षक नहीं देना चाह रहे हैं, वो वहाँ के समाज या वहाँ के लोकल जो प्रतिनिधि हैं उनके कारण कमोवेश भी ये समस्या आती है। चूँकि गार्जियंस जो हैं ये भी चाहते हैं जो हमें स्कॉलरशिप का पैसा आ जाए, जो प्रतिनिधि हैं वो चाहते हैं जब पोषाहार में कमीशन आ जाए, उसके बाद अगर पोशाक में भी बच जाए तो वो भी हो जाए, समय से किताब न मिले कोई बात नहीं है, स्कॉलरशिप समय से आ जाए, ये जो है समस्या बनी हुई है। अब इन समस्याओं का निदान अगर प्रतिनिधि नहीं करते हैं तो ये व्यवस्था और गिरती जाएगी। चूँकि पंचायती राज व्यवस्था जो बनाई गई थी उसका मेन उद्देश्य था जो हमारे समाज की क्या मूलभूत समस्याएं हैं, इन समस्याओं को आप विधानसभा और लोकसभा तक पहुंचाएं, अपने क्षेत्र के एमएलए या एमपी को उससे अवगत कराएं जो हमारे क्षेत्र में ये समस्या है, तभी तो वो आपकी बात को रखेंगे, उन समस्याओं पे फोकस करेंगे। लेकिन कमोवेश ऐसा होता नहीं है। जैसे मैं जिला परिषद लड़ने आया हूँ तो सबसे पहले इसके कार्य को जाने, जो कार्य है क्या। हम वैसे चुनाव लड़ने आते हैं, लोग लड़ते हैं, कम से कम हम जिस पद पे लड़ रहे हैं उसके बारे में तो जान लें आखिर यहाँ है क्या। चूँकि बहुत सारे उम्मीदवार जाते हैं, बोलते हैं मैं आपको इंदिरा आवास दे दूँगा, मैं आपको शौचालय बनवा दूंगा, मैं रोड बनवा दूंगा, मैं पूरे क्षेत्र को एकदम मॉडल बना दूंगा। साहब, सरकार 75 वर्षों से यही वादा कर रही है कि मैं आपके ज़िला को मॉडल बना दूंगा, कोई कहते हैं स्टेट को मॉडल बना दूंगा, बना नहीं तो हम जिला परिषद को मॉडल बना दे, इट इज़ नॉट पॉसिबल। हाँ, पॉसिबल है कुछ, तो ये है जो जिला परिषद का जो कार्य है, जिला के लिए जब बजट तैयार होती है तो उसमें जिला परिषद की भागीदारी होती है। जो पंचायत से योजनाएं प्रखंड को जाती है, प्रखंड जो जिला को भेजती है योजनाएं, फिर जिला चाहती है कि क्या ये सही योजना भेजी गई या गलत योजना भेजी गई, इससे जनता का भला होगा कि नहीं। तो हर क्षेत्र में जो तीसरे स्तर के जो प्रतिनिधि हैं, जो सबसे ऊपर हैं, जो जिला लेवल में आते हैं, वह जिला परिषद का क्षेत्र है, तो वो अपने क्षेत्रों की समस्याओं को फिर से देखते हैं। जो हमारे पंचायत से जो भेजी गई समस्या है या जो योजनाएं हैं वो कमोबेश सही भी है या सिर्फ उनके फ़ायदे की है, तो वो उसको देखते हैं। फिर जब बजट तैयार होती है हमारे ज़िला की तो उसमें उनकी भागीदारी होती है। अब उस बजट पे वो देखते हैं जो हमारे जो ज़िला को जो पैसा मिला इसका हम उपयोग कहाँ करें, और उस उपयोग में सभी चाहते हैं, चूँकि समस्तीपुर जिला बड़ी जिला है, यहाँ 51 सदस्य जिला परिषद कमेटी है, अब इसमें 51 लोग हैं, अब इसमें सभी लोग चाहते हैं जो हमारे क्षेत्र में अधिकतर योजना जाए, हमारे प्रखंड को अधिक योजना मिले। चूँकि समस्तीपुर में 20 प्रखंड भी है तो सभी चाहते हैं जो हमारे प्रखंड में जाए, फिर प्रखंड में जाए तो हमारे क्षेत्र में जाए।
तो ये कमोबेश समस्या बनी रहती है। अब जिन क्षेत्र के जिला परिषद इन चीज़ों को जान रहे हैं, वो अगर बजट में उनकी भागीदारी अच्छी है तो वो अपने क्षेत्र में योजनाएं ले जाते हैं। अगर नहीं उसको समझ पाते हैं तो ये इसमें लगे रहते हैं, जब भाई साल में कितना का फंड आया, 10-20 लाख का आएगा, कहीं रोड बनवा देंगे, कहीं कुछ करेंगे, इसके अलावा जिला परिषद का कोई काम ही नहीं है। साहब काम तो इतना है कि अगर आप योजना नहीं डालेंगे तो फिर पंचायत तक पहुंचेगी कैसे? अगर पंचायत तक नहीं पहुंचेगी तो कमोबेश कोई भी प्रतिनिधि उसको ठीक से नहीं काम करवा पाएंगे। उसके बाद सबसे जो दूसरी समस्या है, जो निचले स्तर पे भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। जब मैं क्षेत्रों में जाता था तो सुनने में आता था शौचालय योजना में इतनी पैसे लिए गए, इंदिरा आवास में इतने लिए गए, लोगों से सुनने को मिलता था। यहाँ तक कि वोटर आईडी बनवाने में पैसा लिया गया तो राशन कार्ड बनवाने में लिया गया। जब मैं उनसे बात करता था जो साहब आप लिखित कंप्लेन देंगे तो मैं चल के बीडीओ साहब से बात करूं या डीएम साहब से, तो वो हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता था, हम गरीब लोग हैं, हम एक तो मेरा काम हो गया, हम उनसे लड़ने नहीं जा सकते हैं। तो अब ये इस कदर जैसे चिल्लाते थे। अब अगर हम कभी बात भी कर लिए तो वो बोलते थे आप प्रतिनिधि हैं, सबूत लेके आइए, अधिकारियों के द्वारा कहा जाता था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं चुनाव लड़ूं। इन समस्याओं को मैंने जनता के बीच रखा। उन लोगों को लगा जब भाई आप कहते हैं, हम जानते भी हैं बहुत ज़्यादा कचरा भरा हुआ है, लेकिन इसको साफ करने तो कोई आ नहीं रहा है। कम से कम आप शिक्षक हैं, एक बार कोशिश कीजिए, बच्चों को बनाते हैं, उनको पढ़ाते हैं, उनको अच्छा संस्कार देते हैं, तो राजनीति में आके कम से कम इस कचरा को साफ कीजिए। जो गंदे लोग आ रहे हैं उसको उनकी धुलाई कीजिए, सर्फ एक्सेल डालिए और उनमें एक अच्छा संस्कार भरिए। चूँकि जिला परिषद का दूसरा कार्य होता है अपने से नीचे स्तर के प्रतिनिधियों की निगरानी करनी। अगर वो सही से निगरानी कर लेता है तो भ्रष्टाचार पे वो का खात्मा कर सकता है, उस पर वो नियंत्रण पा सकता है। तो इसके लिए अगर ऊपरी स्तर के अगर प्रतिनिधि इस तरह के पहुंचते हैं जो समाज के प्रति अच्छा विचार रखे, सोच रखे, वो चाहे भ्रष्टाचार खत्म करना तो कर सकते हैं। क्योंकि उनकी जो सबसे बड़ी जिम्मेवारी जो दी गई है संवैधानिक रूप से, वो ये दी गई है जो इनका कार्य है जिला में होने वाले, उनके क्षेत्र में होने वाले सारे कार्य का निगरानी करना। और निगरानी सबसे बड़ी कार्य होती है। ये कार्य नहीं होता है जो हमको कितना फंड मिला, हम कितना रोड बना लिए, कितना कमीशन खाए। तो ये तो अगर ठेकेदार कोई चुनाव लड़ने आएगा तो उस पर वो ध्यान देगा जब भाई इतना फंडिंग आया, इतना रोड बनाएंगे, इतना कमीशन खाएंगे, खुद ठेकेदारी करेंगे। मैं एक शिक्षक हूँ, मैं कोशिश करूँगा जो अपने क्षेत्र में होने वाली घटनाओं को जीतने के बाद एक एक बिंदु पे ध्यान रखूं, उसकी निगरानी करूं, ताकि उसके अंदर जो व्याप्त भ्रष्टाचार है उस पे मैं नियंत्रण पा सकूं। मैं एक शिक्षक हूं, कोशिश करूंगा सप्ताह में एक बार अपने क्षेत्र के हर स्कूल का जैसे दौरा करूं, वहां देखूं जो पढ़ाई की व्यवस्था क्या है, बच्चों से बात करूं, उनकी शिक्षा के स्तर क्या है, फिर शिक्षक के बीच बैठूं और उनसे बात करूं। चूँकि वो भी बहुत शिक्षित हैं, पढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन सामाजिक समस्याओं के कारण पढ़ा नहीं पा रहे हैं, तो मैं इसको दूर करने का कोशिश करूंगा ताकि वो जो ज्ञान अर्जित करके आए हैं, सरकार उनको सैलरी दे रही है, उसका वो सदुपयोग कर सके और वो अच्छे से बच्चों को पढ़ा सके। ताकि अगर क्षेत्र में अगर शिक्षा का विकास होगा तो शिक्षित व्यक्ति स्वतः विकसित हो जाएगा, उसको किसी विकास की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहला है जो उनमें शिक्षा का विकास हो, और जिनमें शिक्षा का विकास हो जाएगा वो व्यक्ति स्वतः से विकसित होगा, उसको हमें कुछ देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि देने की आवश्यकता तब पड़ती है जब वो अशिक्षित होते हैं, ठीक से कमा नहीं पाते हैं, तो वो इंतज़ार करते हैं जो हमें राशन कार्ड मिले, नहीं मिला तो मेरा भोजन कैसे चलेगा। अगर वो शिक्षित हो जाएंगे तो स्वतः रोजगार को तलाशेंगे, रोजगार मिलेगा और उनको लगेगा जो हमको अनुदान नहीं लेना चाहिए, हम खुद कमा के अपना जीवन यापन कर सके। तो किसी समाज को विकसित करने के लिए पहला कार्य जो है वो समाज को विकसित करना, भ्रष्टाचार मुक्त करना, समाज हमारा स्वस्थ हो, कुपोषण रहित हो। चूँकि लोग स्वस्थ का मतलब निकालते हैं जो हष्ट पुष्ट हैं, कोई बीमारी नहीं है तो वो स्वस्थ है। स्वस्थ का डिफिनेशन ही होता है फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, मतलब सामाजिक रूप से स्वस्थ हो,
शारीरिक रूप से स्वस्थ हो और मानसिक रूप से स्वस्थ हो तो वो व्यक्ति स्वस्थ है। अगर आप स्वस्थ समाज का निर्माण करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये देखना होगा कि हमारे समाज के हर व्यक्ति में ये तीनों स्वस्थता वर्तमान हो, वो सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से स्वस्थ हो। क्योंकि सिर्फ शारीरिक स्वस्थता ही स्वस्थ होने का जैसे निशानी नहीं है, एक अच्छे समाज के लिए जो है सामाजिक स्वास्थ्य भी बहुत आवश्यक है। इसलिए मेरा फोकस होगा जीतने के बाद जो समाज स्वस्थ हो, समाज शिक्षित हो, समाज भ्रष्टाचार मुक्त हो। बड़े विस्तार से इन्होंने अपनी योजना को बताया। अब एक सवाल और इसमें बनता है कि पिछले कार्यकाल में जो 5 साल का कार्यकाल रहा वर्तमान जिला परिषद का, तो उसमें इन 5 पंचायत में कुछ काम हुआ, नहीं हुआ, क्या हुआ? जी, इससे पहले जो 5 साल तक जो प्रतिनिधि रहे वो चुनाव लड़ने जब आए, उनका नाम मैं लेना चाहता हूँ, आदर के साथ लेना चाहता हूँ, चूँकि वो बीआरबी कॉलेज में जो है लाइब्रेरियन के पद पे थे, तो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए थे। उनका नाम श्री भरत राय जी हैं। वो 5 साल तक रहे और उनके राजनीतिक कैरियर पे मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूँ। वो कम्युनिस्ट के नेता रहे हैं। तो कम्युनिस्ट की विचारधारा होती है जो हम गरीब और शोषितों की रक्षा करें, उनको ऊपर उठाएं। तो वो जितवारपुर, निजामत हो या चौथ हो, दोनों पंचायत मिक्स हो के 22 साल मुखिया भी रहे, मुखिया के पद पे भी रहे और वो उसके बाद अपना नौकरी में योगदान भी दिए। वो वहाँ जो है अच्छे अपना जैसे अपना अच्छा दिखाया, जो हम एक अच्छे लाइब्रेरियन हैं, कॉलेज में उनके योगदान भी अच्छा रहा। जब वो रिटायरमेंट हुए तो उनकी इच्छा हुई, जो मैं शुरू से राजनीति कर रहा था, एक बार चुनाव लड़ने आऊँ। वो लोगों के बीच में इस बात को रखे, सब बोला ठीक है लड़िए, चूँकि आप तो लीडर रहे हैं और विधानसभा भी लड़े हैं, इतना दिन आप शिक्षा विभाग से जुड़े भी रहे हैं, तो आप लड़िए। तो वो बोले जो मेरा उम्र बहुत हो चुका है। तो लोग कहा लड़िए एक बार, अरे काम हो ना हो आप एक बार चुनाव लड़िए। वो चुनाव लड़ने गए, मैं उसी क्षेत्र से हूँ, मेरे पास भी आए थे, एक उजला गमछा रखे हुए थे और बोलते थे कफन दे दो बेटा। तो हम लोग कहे कफन ले लीजिए अंकल, और उनको दे दिया गया। ठीक है, 6 से 3 महीना होते होते उन्हें पैरालाइज्ड हो गए, वो पैरालिसिस मार दिया। फिर थोड़ा स्वस्थ हुए, दोबारा पैरालिसिस मार दिया। जो क्षेत्र में है तो पता चलता ही है, और हम भी शिक्षा विभाग से जुड़े हुए थे, वो भी जुड़े हुए थे, तो 2 बार पैरालिसिस मार दिया। वो बिछावन से ठीक से उठ नहीं पाते थे और हमसे भी तो कफन मांग के गए थे, हम भी तो कफन दिए थे। तो कफन दिए जिनको, उनसे काम की इच्छा हम नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हमने उनके मान सम्मान को देखते हुए, उनके राजनीतिक कैरियर को देखते हुए उनको एक बार वोट दिया। जो अगर 5 साल कुछ होता, अगर वो स्वस्थ रहे तो जो उनका कैरियर है वो अच्छा कार्य करेंगे। लेकिन अस्वस्थ हो गए तो इस पर मैं कोई टीका टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहता, अगर वो स्वस्थ ही नहीं थे तो फिर हमारे क्षेत्र में आके आखिर काम कैसे करते। ठीक है, तो इसलिए मैं उन पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि मैंने जो उनके बारे में सुना, लोगों से जितनी मैं जानता हूँ, उनका जो राजनीतिक कैरियर था वो एक जुझारू नेता की कैरियर थी। अगर एक जुझारू नेता काम नहीं कर पाता है, उसका स्वस्थ साथ न दे, तो हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके ईमानदारी पे बट्टा नहीं लगा उनके पूरे राजनीतिक कैरियर में। तो एक चीज़ तो है जो उनकी ईमानदारी पे बट्टा नहीं लगा। अब वो अस्वस्थ होने के कारण अगर क्षेत्र में नहीं आए तो मैं इस पे ये टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता जो उन्होंने काम नहीं किया, क्योंकि देश आज़ाद हुए 75 साल हुए। अगर इस 5 साल को माइनस कर दे तो उसके पीछे वाले जो लोग हैं, जो आज भी चुनाव लड़ रहे हैं, 10 साल प्रतिनिधि रहे हैं, वो अगर काम कर देते तो जो समस्या मैं गिना रहा हूँ वो समस्या नहीं होता। अच्छा, ये बताइए कि अभी जो आप जनसंपर्क में निकलते हैं तो बड़ी समस्याएं लोग बताते होंगे कि ये नहीं है, उसमें 2-4 मुख्य समस्या संक्षेप में बताइए कि वो मुख्य समस्या इन 5 पंचायत में क्या है? जी, सबसे बड़ी समस्या ये है, जो हमारे यहाँ जो मुख्य सड़क है उसके अंदर बस्तियाँ हैं, और उन बस्तियों में जो है संकरी जो गली है और बहुत पतली पतली पगडंडियाँ है, रोडें हैं,
अगर इनको बना दिया जाता, छोटी छोटी 2 फीट 3 फीट का एक बना दिया जाता, जो एक योजना भी है। कमोबेश जो आदर्श पंचायत बने हैं वहाँ पे देखा जाए तो बहुत ऐसा भी घर है जिनको मुख्य सड़क से उनके गेट तक जो है अगर रोड की आवश्यकता है तो वहाँ पे सीमेंटेड ईंट लगाकर बना दिया गया है। तो एक दरवाजे पे बनाई जा सकती थी ये रोड। तो फिर वैसे संकरी गलियों में जहाँ जाने का कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ भी ये खरंजा लगाई जा सकती थी, लेकिन ऐसा मुझे देखने को नहीं मिला। जैसे अगर हम जितवारपुर चौथ पंचायत में जाते हैं तो वहाँ देखने को मिलता है, जो पहले हमारे जिला परिषद क्षेत्र में भी था, तो वहाँ हमको देखने को मिलता है जो दरवाजे पे लगी हुई है, वो सोलिंग दरवाजे पे लगी हुई है। तो जब दरवाजे पे सोलिंग लग सकती है तो फिर जब मैं अपने क्षेत्र में गया तो जैसे कमोबेश पंचायत में गया तो इस बार बारिश अधिक हुई तो कहीं भी अभी वोट मांगने के लिए जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है ठीक से, चूँकि हर जगह या तो कीचड़ है या पानी लगा हुआ है। तो अगर वहाँ दरवाजे पे सोलिंग लग सकती थी तो यहाँ ये रास्ते पे क्यों नहीं लगी। मैं जब गया एक क्षेत्र में गया, वहाँ कुछ जनता बैठे हुए थे, हम कहे भाई आपके घर पे जाना है, तो बोला पहली बार चुनाव लड़ने आए हैं, आप क्यों पानी हेल के जा रहे हैं। ये हमारे वार्ड मेंबर साहब बैठे हुए हैं, इनका भी घर उसी गली में है, ठीक है, और ये फिर खड़े हुए हैं। और पिछली बार जो है ये इनका घर था, कम से कम ये रोड बनवा लेते तो आज इनको ये झेलना नहीं पड़ता। हम आपके सामने बोल रहे हैं जो ये हमारे यानी वार्ड के वार्ड सदस्य हैं और इनका भी घर इसी में है, और ये भी हम लोग के साथ पानी हेल के जाते हैं और आते हैं। हम लोग कहते हैं वार्ड मेंबर साहब क्यों नहीं बनाए, तो कहते हैं तुम्हारे साथ हम भी पानी हेल रहे हैं ना, हम अगर ऊपर से कूद के चले जाते तब आप हमको मना करते। अगली बार जीतेंगे तो इसको बना देंगे, क्योंकि इस बार नल जल से फुर्सत ही नहीं मिला। अच्छा, एक बात ये बताइए, इसे अब जैसे अभी आपने बताया कि जल जमाव समस्या है, सड़क नहीं है, बहरहाल एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि जितने भी उम्मीदवार हैं यहाँ सब जनसंपर्क में लगे हुए हैं, और आप जब लोगों से मिल रहे हैं तो क्या आश्वासन आपको मिल रहा है, या फिर जनता के नाम क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जी, मैं जब लोगों से मिल रहा हूँ, लोग मिलके हमसे खुश भी होते हैं कि नहीं चलिए आपको राजनीति में आनी चाहिए, मेरा वोट आपको मिलेगा, ये कहते हैं। अब चुनाव है, चुनाव में कुछ भी संभव है, क्योंकि लोग कई तरीके से चुनाव लड़ते हैं। कुछ लोग अपने शिक्षा का उपयोग करते हैं जब मैं चुनाव सिर्फ इसके बदौलत जीत जाऊंगा, कुछ लोग धन का उपयोग करते हैं जब मैं चुनाव इसके बदौलत जीत जाऊंगा, और कुछ लोग जो हैं वो अगर भ्रष्टाचार और अपराध से जुड़े होते हैं तो वो उसका भी उपयोग करते हैं जब मैं इसके बदौलत चुनाव जीत जाऊंगा। तो चुनाव में तो समस्याएं हैं। मैं चाहता हूं जब मैं समाज को संदेश दूं, जब मैं चुनाव लड़ने आया हूं तो मैं सिर्फ अपनी शिक्षा के बदौलत चुनाव जीतूं। अगर जीतूं तो ठीक, न जीतूं तो ठीक। क्योंकि आप अगर हमें जिताते हैं तो आप ईमानदारी से हमें वोट दें, मैं आपका काम ईमानदारी से करूँगा, आपकी समस्याओं को उठाऊंगा। न मेरे पास इतना धन भी नहीं है और मैं इतना गरीब भी नहीं हूँ, मैं इतना हूँ जो अपना परिवार चला सकता हूँ। तो इतना धन भी नहीं है जो हम वोट को खरीद लें, और मैं चूँकि शिक्षक हूँ तो ज़बरदस्ती वोट लेने का तो सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है, न मैं आपको भय दिखा सकता हूँ। तो मैं चुनाव एक स्टेट वे में शिक्षा को फोकस करते हुए जनता के बीच जा रहा हूँ, उनका एक अच्छा समर्थन मुझे मिल रहा है, तो उम्मीद लगती है जो मैं जीत भी सकता हूँ। लेकिन चुनाव है, सभी तरह के लोग चुनाव में उतरते हैं। अब चुनाव का रिजल्ट तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि चुनाव में क्या हावी हो जाए, मैं कोशिश कर रहा हूँ जनता को समझाने का। जो अगर चुनाव है, मैं चुनाव लड़ने आया हूँ, मेरे साथ लोग भी लड़ने आए हैं, जितना किसी एक को है, बाद बाकी लोग ये तय करके आए हैं कि अगर वो जीता तो मैं हार गया। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं होता है जो मेरी हार होती है, क्योंकि मैं चुनाव लड़ने आया, इससे पूर्व जो कार्य करता था चुनाव बाद भी करूंगा, जीतूँ तो भी हारूँ तो भी, वो काम मैं करूंगा। तो रह गई अब चुनाव लड़ने आए हैं, तो चुनाव हाँ इसलिए लड़ने आए हैं जो हमको भी मान सम्मान मिले, थोड़ा पद मिले, मैं भी राजनीति में देखूं जो क्या कर सकता हूं। चूँकि यहाँ मैंने पहले ही बताया है जो ये कार्य निगरानी का है, तो निगरानी करने वाला घूस लेगा, भ्रष्टाचार करेगा तभी ये कुछ कमाएगा, इसमें फंडिंग कम है। तो इस जगह पे अगर हम देखें तो हमको ये करना नहीं है, तो फिर हम ये आए हैं जो अच्छा हो। अगर लोग हमें चुनती है
या मेरे जैसे जो प्रतिनिधि होंगे, अच्छे प्रतिनिधि होंगे, उनका अगर चयन करती है तो उनकी जीत होती है। क्योंकि चुनाव जनता लड़ता है, जनता जीतता है और जनता हारती है। अगर नेता तो सिर्फ एक दिन के लिए चुनाव हारता है, अगर अच्छे प्रतिनिधि का चयन नहीं हुआ तो जनता 5 साल के लिए हार जाती है, क्योंकि फिर उन्हें मौका मिलता है प्रतिनिधि चुनने का 5 साल बाद। तो इस 5 साल को वो बर्बाद कर लेते हैं। इसलिए मैं जनता से अपील करूंगा, जो भी कैंडिडेट आपके पास आए, उनके बारे में पहले उनका बायोडाटा लें, वो पीछे क्या करते थे उसकी जानकारी ले, उनसे पूछे जो आप इससे पहले क्या करते थे, चूँकि वो आपके समाज के हैं। और पीछे क्या करते थे तो उनको गौर से देखें, चूँकि आपको पता है ये पहले करते क्या थे, तो वो झूठ तो नहीं बोल रहे हैं आपके सामने। अगर झूठ बोल रहे हैं तो रिजेक्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो अपने समाज को अच्छे प्रतिनिधि नहीं देंगे, और जब प्रतिनिधि ही अच्छा नहीं होगा तो समाज का विकास कैसे होगा। इसलिए मैं चाहता हूं, जनता से मेरी अपील है, जो आप जितने भी प्रतिनिधि आपके पास जा रहे हैं, कमोबेश उसके बारे में जानकारी पहले ले और फिर अपने वोट देने का निर्णय करें, ताकि एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए एक अच्छे प्रतिनिधि का चयन हो सके। अभी आप तेवर न्यूज़ में विजय कुमार से बात सुन रहे थे। बड़े विस्तार से उन्होंने सारी समस्याओं के बारे में बताया, और ये भी बताया कि एक अच्छे कैंडिडेट का जीतना ज़रूरी है समाज के विकास के लिए। अब जनता को फैसला करना है। विजय कुमार जी, आपका तेवर न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया।